एक गांव में रमेश और राजीव नाम के दो भाई रहा करते थे। राजीव की आर्थिक स्थिति अपने भाई रमेश के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी। एक दिन गांव के सरपंच के साथ रमेश राजीव की दुकान पर आता है। और राजीव भाई, क्या हाल है? काम धंधा कैसा चल रहा है? बस सब बढ़िया है भाई, काम धंधा भी ठीक ही चल रहा है। अरे राजीव, कितनी आश्चर्य की बात है ना, तुम मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटे हो और हम दोनों ने बर्तनों की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी। और आज देखो, तुम कहाँ हो और मैं कहाँ। ये सब तो किस्मत का खेल है भाई, लेकिन हम इस किस्मत के आगे क्या कर सकते हैं। कई बार तो इतने पैसे नहीं होते कि मैं अपना और अपने परिवार का पेट भी भर सकूं। लेकिन सच मानो मेरे भाई, हम इसमें भी सब बहुत खुश हैं और हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। अरे राजीव, तुम कितना भी दिल को तसल्ली दे लो, लेकिन तुम हो तो परेशान ही। जब मैं अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूँ और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ काम के लगा हुआ देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहोगे? कोई बात नहीं भाई, हमारी भी जल्दी किस्मत पलटेगी। किस्मत के ऊपर कब तक रहोगे मेरे भाई? मैं तो तुम्हें सलाह देने आया हूँ। तुम्हारा घर हाईवे रोड के बराबर से है और इस टाइम पर ऐसी जमीनों की कीमत बहुत अच्छी मिल रही है। मेरी मानो तो अपनी वो छोटी सी झोपड़ी बेच दो। तुम्हारी झोपड़ी में है ही क्या, बारिशों में वो टपकती रहती है और ना ही घर के अंदर कुछ सामान है। तुम मेरे घर आके रहने लगो और उस झोपड़ी को बेच दो। जितने भी पैसे मिलेंगे उनसे तुम एक नया घर भी खरीद लोगे और अपना कुछ व्यवसाय भी कर लोगे। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं अपना घर बेचकर तुम्हारे घर कैसे रह सकता हूँ? मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूँ खुश हूँ और हमें किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। तभी पीछे से गांव का सरपंच बोलता है, अरे राजीव, देख लो तुम्हारे बड़े भाई कितने अच्छे हैं। तुम्हारी परेशानी को देखते हुए वो तुमको अपने घर रखना चाहते हैं। आजकल ऐसा कौन सा भाई है जो अपने घर रखे किसी को? हाँ राजीव, तुम मेरे घर पे बोझ नहीं हो। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम बोझ हो? अरे हम विवाह से पहले भी तो साथ ही रहते थे ना एक घर में। अब भी रह लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसे ही तुम्हारी जमीन बिक जाएगी वैसे ही तुम अपना कोई नया घर ले लेना और फिर चले जाना उस घर में। और जितने पैसे बचे उनसे तुम अपना नया कारोबार करना। बाकी तुम्हारी मर्जी, सोचकर मुझे कल को बता देना। इतना बोलकर वो राजीव की दुकान से अपने घर वापस लौट जाते हैं। सरपंच रमेश से बोलता है, अरे रमेश, क्या तुम उसे सच में अपने घर रखोगे? तुम तो उससे बहुत चिढ़ते हो और तुमने तो उसकी हिस्से की जमीन में भी बहुत घपला किया था, जिसका सिर्फ तुम्हारे बाबा को पता था। लेकिन वो तो चल बसे, अब उसे बताएगा कौन? अरे सरपंच जी, कौन उसे अपने घर में रखेगा? जब मैंने उसकी जमीन हड़प ली, बस एक यही तो जमीन बची है उसके पास। इस पर ही तो नजर है मेरी। जैसे ही ये जमीन बिक जाएगी वैसे ही सारे पैसे मैं ही रख लूंगा। इसको फिर धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। और जब मैंने जमीन पर घपला किया तो सारा कुछ बाबा को पता था, लेकिन बाबा जब इसे बताने आ रहे थे तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेचारे चल बसे। और आज तक उस जमीन का इसको कुछ पता नहीं। बेचारा उस छोटे से टुकड़े में ही रह रहा है, लेकिन मैं अब वो भी उससे छीन लूंगा। अरे रमेश, बेचारे के पास एक वो छोटा सा टुकड़ा और एक दुकान ही तो बची है। उसके पास दुकान छोड़ देना, नहीं तो बेचारा रोड पर आ जाएगा। है तो तुम्हारा भाई। हाँ सरपंच जी, देख लूंगा अगर तरस आया तो। वैसे तो मेरी नजर तो उसकी दुकान पर भी है। रमेश बहुत लालची इंसान था और वो अपने छोटे भाई से बहुत जला करता था। इसीलिए उसने ज़मीन पे भी बहुत घपला किया और उसे थोड़ी सी ज़मीन दी और बाकी सब उसने खुद ने रख ली। उस ज़मीन का सिर्फ उसके बाबा को ही पता था, लेकिन उसके बाबा दुनिया से चल बसे। इसीलिए राजीव को आज तक उस ज़मीन का कुछ पता नहीं। राजीव अपने घर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है, सुनो, आज बड़े भैया अपनी दुकान पर आए थे और वो बोल रहे थे कि अपनी रोड वाली ज़मीन बेच दो। अगर हम इस झोपड़ी को बेच देंगे तो इसके पैसे अच्छे मिलेंगे। इससे हम नया घर भी खरीद सकेंगे और कुछ नया कारोबार भी कर सकेंगे। ये बर्तनों की दुकान तो नहीं चल रही। मेरे हाथ के बर्तन होते तो अच्छे हैं, लेकिन अपने गांव का कोई खरीदता ही नहीं है। और फिर हमारी तनु बेटी 12 साल की हो चुकी है। जल्दी हमें उसकी विवाह की भी तैयारी करनी होगी। हाँ जी, ये तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर बड़े भैया ने घपला कर दिया तो? अरे नहीं, ऐसे नहीं है बड़े भैया।
मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो मेरा ख्याल करेंगे और उन्होंने मेरा ख्याल करते हुए हम सबको अपने घर पे रखने के लिए भी कहा है। जब तक हमें घर मिलेगा तब तक हम उनके घर पर ही रहेंगे। अच्छा जी, लेकिन एक बार सोच लीजिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मेरा पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। अरे कुछ गलत नहीं होगा, बड़े भैया हैं तो। ये सोचकर राजीव अगले दिन ही रमेश के घर पहुंचता है। रमेश भैया, हमें ये सौदा मंजूर है, आप हमारी जमीन बिकवा दीजिए। अच्छा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी राजीव। अब जाओ, अपने परिवार को तुम यहाँ ले आओ। फिर राजीव अपने बीवी बच्चों को रमेश के घर ले आता है। उन सबको देखकर रमेश की बीवी जल भुन जाती है और वो चिल्लाते हुए रमेश से बोलती है, क्या है जी, अब मुझे इन फटीचर के साथ रहना पड़ेगा। इनके कपड़े तो देखो कितने मैले हैं, ऐसा लगता है जैसे सालों से कपड़े नहीं पहने हैं इन लोगों ने। अरे अरे धीरे बोलो, नहीं तो मेरा सारा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। इन्हें सिर्फ तुम्हें 2-3 दिन ही रखना है। उसके बाद जैसे ही जमीन के पैसे मेरे हाथों में आएंगे वैसे ही मैं खुद इन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। 2-3 दिन? अरे मैं इन्हें 1 मिनट बर्दाश्त न करूं। अरे अरे धीरे बोलो, नहीं तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। 2-3 दिन ही तो रखना है, रख लो। फिर रमेश उस जमीन का सौदा कर देता है और अगले ही दिन रमेश को उसके पैसे मिल जाते हैं। राजीव को उनके घर रहते हुए 3 दिन हो जाते हैं। राजीव अपने भैया से बोलता है, अरे भैया 3 दिन हो चुके हैं और मुझे अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं लग रहा। अब आप मेरे पैसे दे दीजिए, मैं कोई नया घर देख लेता हूँ और अपना कोई कारोबार भी कर लेता हूँ। इस पर रमेश गुस्साते हुए बोलता है, अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे? अरे रमेश भैया, जो जमीन के पैसे जो तुमने बिकवाई है मेरी। अरे राजीव, मैं तो ये तुम्हें बताना भूल ही गया। जिसने मुझसे जमीन खरीदी थी वो तो धोखेबाज निकला। उसने तो उस जमीन को बेच दिया और बिना पैसे दिए हुए वो विदेश भाग गया। अब मैं क्या करूं? ये सुनकर राजीव टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम अपने बीवी बच्चों को लो और जल्दी यहाँ से निकलो। मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है, वो ज्यादा दिन तुम्हें ऐसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, इसीलिए तुमसे इज्जत से कह रहा हूँ, नहीं तो मेरी पत्नी को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें धक्के दे के बेइज्जती करके बाहर निकालेगी। फिर वो सब रोते हुए और उदास मुंह से उसके घर से निकल जाते हैं। राजीव उन्हें अपनी दुकान में ले जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक वो दुकान ही थी जो उनका सहारा थी। वो सब उस दुकान पे चले जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। उसकी पत्नी राजीव से कहती है, देखा जी, भैया पे हमने जितना भरोसा किया उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया और हमें बेघर कर दिया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैंने भैया पे भरोसा करके बहुत बुरा किया। उन्होंने तो हमारे साथ धोखेबाजी की है। हाँ जी, लेकिन अब तो हमें कुछ करना ही होगा। अब हमारे पास घर भी नहीं है, सिर्फ एक ये दुकान है और ये दुकान भी नहीं चल रही है। अब तुम ऐसा करो, ये सारे बर्तन शहर में लेके जाओ, वहाँ पे जाके बेचो, क्योंकि गांव के लोग तो इसलिए नहीं खरीदते हैं तुम यहीं के हो। बाकी तो तुम्हारे बर्तन बहुत अच्छे हैं, तुम जाके तो देखो, वहाँ पर जरूर तुम्हारे बर्तन बिकेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे यही करना होगा। अगले दिन वो बर्तन शहर बेचने जाता है और उसके शाम तक सारे ही बर्तन बिक जाते हैं। वो खुशी खुशी घर लौटता है और अपनी पत्नी से बोलता है, तुम ठीक कह रही थी, यहाँ पे तो मेरे बर्तन नहीं बिके, लेकिन जैसे ही मैं शहर लेकर गया सबको मेरे बर्तन इतने पसंद आए कि सारे ही बर्तन जल्दी जल्दी बिक गए। उस दिन से वो सब और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे बर्तन बनाने लगते हैं। ये देखकर रमेश और ज़्यादा जलने लगता है। वो सरपंच से बोलता है, अरे मैंने तो सोचा था इसका घर छिन जाएगा तो ये बिल्कुल रोड पे आ जाएगा, लेकिन इसने तो फिर से तरक्की कर ली। अब रही इसकी दुकान, इसको भी मैं इससे छीन लूंगा।